इतिहास में दो ऐसे मौके भी आए जब किसी देश का फाइटर जेट उसके दुश्मन देश में पहुंच गया था और आगे वाले ने उसका पुर्जा पुर्जा खोल कर रख दिया था। ब्रिटेन के रॉयल नेवी के F-35 लाइटिंग द्वितीय स्टील फाइटर जेट को केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े खड़े 1 महीने से अधिक का वक्त गुजर चुका है। 14 जून को हाइड्रोलिक फ्लेवर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक F-35B को ठीक करने की अब तक की तमाम कोशिशें फेल हुई। 6 जुलाई को यानी इमरजेंसी लैंडिंग के 3 सप्ताह बाद इंजीनियरिंग समस्याओं और हाइड्रोलिक खराबी को ठीक करने के लिए फाइटर जेट को एक हैंगर में खींचकर ले जाया गया था, यानी उसे खुले से हटाकर छत के नीचे रखा गया था। यहाँ तो शुक्र है कि भारत और ब्रिटेन हर लिहाज से पार्टनर देश हैं और भारत ने इस ब्रिटिश फाइटर जेट को कोई खतरा नहीं पहुंचाया। उल्टे भारत उसे ठीक करने के लिए हर संभव मदद कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में दो ऐसे मौके भी आए जब किसी देश का फाइटर जेट दुश्मन के देश में पहुंच गया था और आगे वाले ने उसका पुर्जा पुर्जा खोल कर रख दिया था। तो चलिए आपको वक्त में पीछे ले चलते हैं और इन तीनों घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये बात है साल 1976 की, जब सोवियत रूस का जेट लेकर पायलट अमेरिका के दोस्त के यहाँ उतर गया। साल 1976 में सोवियत पायलट विक्टर वेलेंको अपने MiG-25 फास्टबैक को लेकर जापान के एक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। तब वक्त शीत युद्ध का था और उस समय कई सोवियत सैन्य अधिकारी पाला बदल रहे थे। उस पायलट को भी अमेरिका में शरण चाहिए थी और इसलिए वो इस फाइटर जेट को लेकर अमेरिका के पार्टनर देश जापान पहुंच गया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि उस समय MiG-25 को सबसे एडवांस सोवियत विमानों में से एक माना जाता था। वाशिंगटन ने वेलेंको को शरण देने के लिए तुरंत मंजूरी दे दी। अमेरिका को बढ़िया मौका मिला था और MiG-25 फाइटर जेट का विश्लेषण करना चाहता था, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अमेरिका यह जानना चाहता था कि तब अमेरिका और जापान मिलकर एक योजना बनाई। जापानी विदेश मंत्रालय ने सोवियत रूस को यह बताया कि MiG-25 का लैंडिंग गियर क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि फाइटर जेट का अलग अलग हिस्सों में करके वापस रूस भेजने के लिए इसे एक दूसरे एयरबेस से ले जाना होगा। जिस चिटोज एयरबेस पर उसे ले जाया गया उसे जापान अमेरिका के साथ मिलकर संभाला जाता था। फिर क्या था, अमेरिका वायुसेना के कर्मियों ने फाइटर जेट को वापस भेजने से पहले उसका पुर्जा पुर्जा खोल दिया, सावधानी पूर्वक उसकी जांच की और विमान के हिस्सों को दोबारा जोड़ दिया। अमेरिका को यह खुफिया जानकारी मिल गई जो वह चाहता था। अमेरिका को पता चला कि MiG-25 फास्टबैक उतना भी शानदार फाइटर जेट नहीं है जितना माना जाता था। अब बात आती है साल 2001 की, जब अमेरिका के EP-3 सिग्नल इंटेलिजेंस विमान को चीन ने पकड़ लिया। 1 अप्रैल 2000 को अमेरिकी नौसेना का EP-3 सिग्नल इंटेलिजेंस विमान हवा में चीनी नौसेना के J-8 इंटरसेप्ट फाइटर जेट से टकरा गया। EP-3 क्रू एक सिग्नल इंटेलिजेंस मिशन में 5 घंटे तक था, जिसमें दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उड़ान शामिल थी। तभी उन्हें 2 चीनी नौसेना J-8 फाइटर जेट ने रोक लिया। अमेरिका की विमान इनमें से एक J-8 फाइटर प्लेन से टकरा गया। टक्कर के कारण चीनी नौसेना के पायलट की मृत्यु हो गई। EP-3 को काफी क्षति हुई। शुरू में तो EP-3 के चालक दल ने विमान से नियंत्रण खो दिया, लेकिन कई मिनटों के बाद इमरजेंसी कंट्रोल के माध्यम से विमान को स्थिर किया गया। हालांकि चीन के द्वीप हैनान पर लिंगसुई हवाई क्षेत्र में बिना परमिशन इमरजेंसी लैंडिंग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। हैनान पर उतरने के बाद EP-3 के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को चीनी सरकार ने हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान चालक दल के कई सदस्यों से बार बार पूछताछ की गई। चीनी सरकार ने EP-3 विमान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। चीनियों ने विमान पर मौजूद सभी खुफिया जानकारी ले ली, उपकरण उतार लिए। चालक दल और विमान को वापस अमेरिका सौंपने पर बातचीत करने के राजनयिक प्रयासों में लगभग 11 दिन लग गए। चीनी सरकार बिना किसी शर्त के चालक दल को रिहा करने को राजी थी, लेकिन उसने कहा कि विमान को केवल तभी वापस करेगी जब उसका पुर्जा पुर्जा खोलकर अलग कर दिया जाएगा। 12 अप्रैल 2001 को चालक दल चीन से रवाना हुआ। EP-3 विमान को हैनान में ही तोड़ा गया और उसके टुकड़ों को किसी और विमान पर रखकर जॉर्जिया के एक हवाई अड्डे पर लौटा दिया गया। जुलाई 2001 में EP-3 विमान के हिस्से जॉर्जिया पहुंचने के बाद विमान को फिर से जोड़ा गया और मरम्मत की गई। इसके बाद विमान को सेवा में वापस लाया गया।